हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्तन। पिछले वीडियो में हमने मनुष्य में प्रजनन, वृद्धि और परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पौधे में नर और मादा के जनन अंग, उनके निषेचन और कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि पौधे के फूल में नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। जिस तरह सभी जीवों में नर और मादा जनन कोशिकाएं युग्मक बनते हैं, उसमें जनन अंग भी पाए जाते हैं। जैसे हर नर और मादा में जनन अंग पाए जाते हैं, इनके निषेचन से ही नए युग्मक बनते हैं। क्या उसी तरह पौधों में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं? हाँ, पौधों में भी नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। ये पौधे के फूलों में पाए जाते हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो किसी भी पौधे के फूल में नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। किसी भी फूल के पुंकेसर के समूह को, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये है नर और मादा जननांग और निषेचन से उसके अंकुरण तक की प्रक्रिया का चित्र। तो किसी भी फूल के पुंकेसर के समूह को, किसी भी फूल के पुंकेसर के समूह को नर जनन अंग कहते हैं या पुमंग कहते हैं। फूल का जो पुंकेसर होता है, फूल का जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में जिसे एंथर कहते हैं, इसके पुंकेसर में नर जनन अंग होता है। जब परागकोश और तंतु, ये दोनों योजी द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इनमें परागकोश और तंतु एक बीच में एक कनेक्शन या कनेक्टिव के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। परागकोश के अंदर परागण होता है, जो नर प्रजनन इकाई होते हैं। इसमें नर जनन कोशिका या युग्मक होते हैं। तो फूल के जो पुंकेसर का समूह होता है उसको नर जनन अंग कहते हैं, और ये परागकोश और तंतु से एक कनेक्शन उसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और इसके अंदर परागण होते हैं जो कि नर प्रजनन इकाई है। फूल में स्त्री केसर के समूह को मादा जनन अंग कहते हैं। स्त्री केसर बनता है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर, इसे कहते हैं मादा जनन अंग। ये फूल का मादा जनन अंग है। इसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं, और वर्तिकाग्र स्त्री केसर का शीर्ष भाग होता है। वर्तिका अंडाशय व वर्तिकाग्र को जोड़ने वाला भाग होता है। वर्तिकाग्र सेम एज एक कनेक्टिव की तरह कार्य करता है, जो कि अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ता है। अंडाशय स्त्री केसर के नीचे का फूला हुआ भाग होता है, जिसको आड़ी और खड़ी काटने से सैफरनिन में रंजित करके साफ पानी से जब हम धोते हैं तो उसमें छोटे छोटे अंडाणु नज़र आते हैं। जब अंडाशय के स्त्री केसर के नीचे फूले हुए भाग को आड़ा या खड़ा काटा जाता है, और उसे स्लाइड में जब हम देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे अंडे नज़र आते हैं। परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना परागण की प्रक्रिया कहलाता है। परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, परागकोश क्या है? नर जनन अंग। स्त्री केसर क्या है? मादा जनन अंग। तो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जब परागकोश से
परागण पहुंचते हैं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण एक ही पौधे के फूल के नर और मादा अंगों के बीच या एक ही फूल के नर और मादा अंग के बीच हो तो वो स्वपरागण होता है, और अगर वो अलग अलग पौधे के फूलों के बीच हो तो वो पर परागण होता है। एक ही फूल के नर और मादा के बीच अगर परागण हो तो स्वपरागण, और एक ही जाति के अलग अलग फूलों के नर और मादा अंगों के बीच होने वाली परागण की प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं। परागण के पश्चात यदि वर्तिकाग्र या वर्तिका में परागण का अंकुरन होता है तो परागनली के जरिए परागकण का नर जनन कोशिका अंडाणु तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। जैसे हमने मनुष्य में पढ़ा था, मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु ये जब फर्टिलाइज होके मादा के गर्भाशय में आते हैं तो नए संतति का जनन होता है। वैसे ही परागण जब होता है उसके पश्चात जब वर्तिकाग्र या वर्तिका में परागण का अंकुरन हो जाता है तो परागनली के जरिए परागण नर जनन कोशिका अंडाणु तक पहुंचता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात ही बीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बीज बनने की प्रक्रिया से यहाँ से हम देखेंगे नर युग्मक, इसे परागनली कहते हैं। जो आपको चित्र में नज़र आ रहा है ये है परागनली। परागनली से होते हुए ये मादा के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो नर जनन कोशिका उनके अंडाणु तक पहुँची। ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। अब इनके बीच जब निषेचन की प्रक्रिया हुई तो ये अंदर उनके एक नया युग्मनज बनाते हैं। इसके अंदर ये एक नया युग्मनज बनाते हैं। वो युग्मनज जैसे कोशिका में विभाजन होता है उसी तरह युग्मनज में विभाजन होने से वह बीज में परिवर्तित होता है और धीरे धीरे बीज एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आम, संतरा, महुआ, जामुन फलों को खाकर इनके बीज और गुठलियों को फेंक देने से अक्सर बारिश के 1 या 2 बौछारों के बाद ही इनमें अंकुरण हो जाता है। धीरे धीरे अंकुर से एक छोटा पौधा बन जाता है और बड़ा होने पर यह फल फूल से लदा पेड़ बन जाता है। इस प्रक्रिया में अंकुरण की लंबाई, मोटाई और भार में बड़ा अंतर आ जाता है। तो ये क्या हुआ? स्वपरागण, क्योंकि इन्हीं की प्रजाति के नर और मादा में निषेचन हुआ। तो ये जो बीज होते हैं ये स्वपरागण के फलस्वरूप ही बनते हैं। प्रजनन में वृद्धि और परिवर्धन बुनियादी प्रक्रियाएं होती हैं। अगर आप रिप्रोडक्शन करते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट बेसिक नीड है, चाहे वो जीव के शरीर के टुकड़ों से हो या विखंडन से हो या विशेष अंग की कोशिकाओं से हो। हर प्रक्रिया में संसाधन और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वृद्धि की प्रक्रिया में इनका संचय होता है। चाहे आप किसी भी रूप में हो, वो जनक या संतति किसी भी रूप में हो, चाहे वो शरीर के टुकड़ों से हो या विखंडन से हो या विशेष अंग की कोशिकाओं से हो, बट उसमें वृद्धि और परिवर्तन होगा ही और उसके लिए संसाधन और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे हम कहते हैं किसी भी चीज़ को बढ़ने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही किसी भी नए जन्म संतति को अपना डेवलपमेंट करने के लिए उसको संसाधन और ऊर्जा की ज़रूरत होती ही है। कोशिका विभाजन और परिवर्धन। अब जब कोशिका बन गई है तो उसका विभाजन और उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
हमारे शरीर में कई प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि वृद्धि होती है, मरम्मत होती है, प्रतिरक्षा होती है, और इन सभी चीज़ों के लिए कोशिका का विभाजन निरंतर चलता रहता है। ऐसी स्थिति में कोशिकीय स्तर पर तो प्रजनन हो ही रहा है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि जीव स्तर पर भी प्रजनन हो। जैसे हमारी त्वचा की कोशिका में विभाजन से उनमें प्रजनन हो रहा है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जनन कोशिकाओं के निषेचन की प्रक्रिया से युग्मनज भी बन रहा हो। मतलब अगर हमें कहीं चोट लग गई है तो उस चोट के रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी की जो सेल है वो डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि उस चोट को उसे भरना है, उस घाव को उसे भरना है। सेल डेवलप होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी में एक नया बेबी बॉर्न होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल के डेवलपमेंट की। सेल का डेवलपमेंट कब होता है? जब एक न्यू बेबी बॉर्न होता है, नए बच्चे का जन्म होता है। लेकिन इसी बात को मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर कोशिकीय स्तर पर प्रजनन हो रहा है, अगर हमारे किसी सेल में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट ओनली बेबी के ग्रोथ के लिए हो या एक नए जीव के उत्पत्ति के लिए हो। नहीं, कोशिका विभाजन करती है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी में अगर कोई डैमेज हो जाता है उसके रिपेयरिंग के लिए, अगर हम किसी चीज़ से बीमार हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें डिफेंस मतलब प्रतिरक्षा करने के लिए हमारी बॉडी में लगातार सेल का डिवीज़न होता है रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिवीज़न से ऑलवेज बेबी ही ग्रोथ होगा, बच्चा ही पैदा होगा, ऐसा नहीं होता। वो सेल डिवीज़न होता है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो हमारी शरीर की कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया एक तरह से चलती रहती है और प्रजनन अंग में अलग तरीके से चलती है। प्रजनन अंग में होने वाली कोशिका विभाजन से जनन कोशिकाएं बनती। जब प्रजनन अंगों में कोशिका विभाजन होगा तब न्यू बेबी होगा, ऐसे नहीं। जीव जगत में जितने भी नर और मादा प्राणी हैं उन सब में जनन कोशिकाएं होती हैं। तो चलिए इनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। विभाजन की दोनों टर्म्स के बारे में, एक वो जिसमें कोशिकाएं विभाजित तो होती हैं पर नया जीव उत्पन्न नहीं करती, और दूसरा जिसमें कोशिका विभाजित होती है और नया जीव उत्पन्न करती हैं। तो पिछले 300 सालों से इसी डिवीज़न को लेकर बहुत स्टडी होती गई। उन दिनों के चिकित्सकों के लिए भी शरीर के कुछ ऊतकों में अनियंत्रित कोशिकाएं तो उन दिनों के जो चिकित्सक थे उनके लिए भी शरीर के कुछ ऊतकों में अनियंत्रित कोशिकीय विभाजन एक बहुत चुनौती भरा था। जैसे कि कैंसर में क्या होता है, बॉडी में सेल डेवलपमेंट तो होता है, सेल विभाजित होती हैं, बट वो जो सेल होता है वो इन्फेक्टेड होता है, वो उसमें वो वायरस हो जाते हैं जो कि सेल को डैमेज करते हैं। वो विभाजन तो करते हैं पर वो बाकी सेल को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो ये जो चीज़ थी कैंसर, उसके बारे में इनको जानने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि विभाजन तो उसमें भी हो रहा था पर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये गुड है या बैड है और ये हो क्यों रहा है। तो एक चिकित्सक ने यही स्टडी करते हुए पाया कि कोशिका विभाजन की सूचना केंद्रक से आती है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो वो मैसेज उसे उस कोशिका के केंद्रक से आती है। देन केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिकीय द्रव्य और झिल्ली भी विभाजित हो जाती है। तो जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है, हाँ ये एक सिंगल सेल है। अब इसमें केंद्रक से वो मैसेज आया कि उनको कोशिका विभाजित करनी, तो केंद्रक दो भागों में बटा, एक ही केंद्रक के अंदर दो छोटे छोटे केंद्रक आए। अब वो सेपरेटली अलग हो गए, कोशिका द्रव्य और झिल्ली भी विभाजित हो गई। धीरे धीरे पूरा सेल दो भागों में विभाजित हो गया। तो इस तरीके से वो उसका विभाजन हुआ अपने आप। क्यों? क्योंकि केंद्रक में वो मैसेजेस आए।
इसी दौरान ये जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, इसी के दौरान वॉल्टर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक ने ये देखा कि कोशिका के केंद्रक के अंदर एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे और उसमें भी वो विभाजन की प्रक्रिया हुई, जिन्हें उन्होंने माइटोसिस का नाम दिया और ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है धागा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कोशिका में विभाजन जब होता है तो उसका मैसेज केंद्रक से आता है, तो वो केंद्रक धीरे धीरे विभाजित होते जाता है। बट जो ये साइंटिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग ने, इन्होंने केंद्रक के अंदर भी एक धागेनुमा संरचना पाई और ये पाया कि अब उन धागेनुमा संरचना का विभाजन होता है, जिसकी वजह से वो पूरा सेल डिवाइड हो जाता है। तो हमारे अधिकांश जीवों के कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए नामक आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए जो होते हैं ये धागेनुमा होते हैं, एकदम बहुत धागे की तरह पतले होते हैं और ये प्रोटीन पे लिपटे हुए रहते हैं। और इस प्रकार के पूरे संरचना को, बहुत सारे डीएनए को मिलाकर जो एक संरचना बनती है, उसे गुणसूत्र कहते हैं। तो माइटोसिस की प्रक्रिया जब हुई तब उन्हें पता चला कि माइटोसिस की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाली संतान कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका के बराबर होती है। जैसे कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं, इसमें जो धागेनुमा संरचनाएं दिख रही हैं, ये आपके बुक के पेज नंबर 242 में ये वॉल्टर फ्लेमिंग के माइटोसिस का विवरण चित्र होगा। इसमें उन्होंने देखा कि केंद्रक में धागेनुमा संरचनाएं हो रही हैं और जब ये संरचनाएं विभाजित होती हैं तो उनके गुणसूत्र की संख्या उनके मात्र कोशिका के बराबर ही होती। इस वजह से इसे समसूत्री विभाजन कहा गया। जैसे हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। ओके, तो समसूत्री की विभाजन के बाद जो नई कोशिका बनती है उसमें भी 46 गुणसूत्र ही होते हैं। अब ये गुणसूत्र क्या करते हैं? ये गुणसूत्र, जैसे हमने पढ़ा, नर और मादा दोनों के जनन कोशिकाओं से निकलने वाले अंडाणु और शुक्राणु, ये दोनों से मिलकर नई संतति कोशिका बनती है, मतलब नया बेबी बनता है। तो इन दोनों के अंडाणु और शुक्राणु में ये डीएनए होते हैं, ये गुणसूत्र होते हैं। तो ये गुणसूत्र का मेन वर्क होता है अपने माता और पिता के कैरेक्टर या आनुवांशिकी, अर्थात उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनका शारीरिक बनावट, ये सारा उस डीएनए पे डिपेंड करता है। तो वो डीएनए, वो गुणसूत्र जो होता है, समसूत्री विभाजन के बाद नई कोशिकाओं में आ जाता है, जिस वजह से नए जन्मे बच्चे में कुछ गुण माता के और कुछ गुण पिता के भी होते हैं। आप ये चीज़ आप अपने ऊपर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर आपकी, सपोज़ मान लीजिए, अगर आपकी मम्मी के आँखों का कलर ब्राउन है तो आपके आँखों का कलर भी ब्राउन होगा, या फिर आपके पिता के आँखों का कलर ब्राउन है तो आपका भी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये डीएनए से होता है, ये आपकी मम्मा या पापा के गुणसूत्रों से आपको मिला हुआ होता है। तो हमारे शरीर की ज़्यादातर कोशिकाएं इसी प्रकार से विभाजन की प्रक्रिया करती हैं। माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर की कोशिका भी इसी प्रकार से विभाजित होती है। तो क्या आप जानते हैं कि 1940 और 50 के दशक में कई वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना के संबंधी में खोज में जुटे हुए थे। इनमें से एक थे मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने डीएनए के चित्र लेने के लिए विशेष तकनीक का उपयोग कर रहे थे।
फ्रैंकलिन द्वारा लिए गए चित्र को देखकर 1953 में कैम्ब्रिज के वैज्ञानिक फ्रांसिस किक और जेम्स वाटसन ने डीएनए की बनावट का संपूर्ण विवरण जानने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने ये पाया कि डीएनए एक प्रकार का शर्करा, फॉस्फेट और न्यूक्लिक अम्लों के अणुओं से बना एक जटिल पदार्थ है। पहले क्या जानते थे लोग कि कोशिका में केंद्रक ही विभाजित होता है। फिर वॉटर फ्लेमिंग ने ये जाना कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद में फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने डीएनए का जो चित्र बनाया, उससे कैम्ब्रिज के वैज्ञानिक फ्रांसिस किक और जेम्स वाटसन ने ये बताया कि डीएनए के अंदर शर्करा, फॉस्फेट और न्यूक्लियर अम्लों के अणुओं से बना एक जटिल पदार्थ होता है। वाटसन और क्रिक एवं मॉरिस विल्किंसन ने इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उस समय तक रोजलैंड फ्रैंकलिन की मृत्यु हो चुकी थी जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो डीएनए नामक रासायनिक पदार्थ अधिकांश जीवों के शारीरिक लक्षण नियंत्रित होते हैं, जैसे मैंने बताया। त्वचा का रंग, आँखों का रंग इत्यादि इन्हीं के उदाहरण होते हैं। ये सारी लक्षणें डीएनए के ज़रिए ही नए बच्चे तक पहुंचती है। डीएनए की संरचना में फेरबदल होने से भी उनमें परिवर्तन आ जाता है। संतानों तक परिवर्तित डीएनए के पहुंचने से लक्षणों में विभिन्नता भी आती रहती है। डीएनए में फेरबदल से लेकर उनके टुकड़ों का संश्लेषण कर कई तरह के प्रयोग करने में आज भी हम सक्षम हुए हैं। इसके लिए हमारे देश से संबंधित कई वैज्ञानिक जैसे हरगोविंद खुराना, लालजी सिंह, यमुना कृष्णन की बहुत सारी भूमिकाएं हैं। हरगोविंद खुराना ने डीएनए के उन हिस्सों की भी खोज की जिनमें अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। इस खोज के लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले लोगों ने क्या जाना, कोशिका में केंद्रक का विभाजन होता है। फिर ये जाना कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। फिर और उन्होंने खोज की तो ये जाना उन गुणसूत्र के अंदर शर्करा, फॉस्फेट और न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है अपने मातृ कोशिका के लक्षणों को नए बेबी में पहुंचाने के लिए, जैसे उनकी त्वचा का रंग, आँखों का रंग, इवन कई बार उनकी आदतें भी सेम होती हैं बिकॉज ऑफ द डीएनए। तो विभाजन की अवस्था और कोशिका का जीवन काल। किसी भी कोशिका के जीवन काल में विभाजन की प्रक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, मगर विभाजन होने वाली स्थिति उसके जीवन काल के एक बहुत छोटे से हिस्से में पाई जाती है। दो प्रकार की हमारे बॉडी में वृद्धि होती है जिसके दौरान कोशिका में कई संसाधन इकट्ठे होते हैं और कोशिका की आकृति बढ़ती जाती है। हर कोशिका में समसूत्री विभाजन होता रहता है, लेकिन अगर हर कोशिका में समसूत्री विभाजन होता रहेगा तो कोशिकाओं का ढेर बन जाएगा, अलग अलग अंग नहीं बनेंगे। तो क्या अलग अलग अंग बनने के लिए कोशिका का अलग अलग विभाजन होना आवश्यक है? हाँ, अलग अलग ऊतक में कोशिकाओं का विभाजन अलग अलग होता है। अगर हमारी बॉडी में कंटिन्यू विभाजन होता ही रहेगा तो सिर्फ मांस का ढेर बन जाएगा। कोशिका रह जाएंगी, कोई अंग नहीं बनेगा। तो अगर हमारी बॉडी में कोई अंग बनाना होता है तो उनके लिए कोशिका अलग तरह से विभाजित होती है। अलैंगिक प्रजनन और समसूत्री विभाजन का महत्व। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? जब नर और मादा का निषेचन होता है। निषेचन के लिए नर और मादा का ज़रूरत होता है तो उसे लैंगिक कहते हैं, और जब वो एक ही बॉडी से कंप्लीट हो जाते हैं तो वो अलैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। तो जीव जगत में सभी बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में वृद्धि परिवर्धन में समसूत्री विभाजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो एक कोशीय हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय जैसे फीता कृमि, प्लेनेरिया। इनमें और कई पौधों में भी समसूत्री विभाजन द्वारा प्रजनन होता है। प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक के जीव के समसूत्री विभाजन द्वारा संतति उत्पन्न होते हैं उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। मतलब पहले नर और मादा के शुक्राणु अंडाणु में होता था, नर और पुष्प में, नर और मादा के स्त्री केसर पुंकेसर में होता था,
लेकिन अब एक ही जनक के जीव क्या समसूत्री विभाजन होता है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सभी प्रकार के अलैंगिक जनन जैसे कि मुकुलन, विखंडन, कलम लगाना आदि में नया जीव बनने के आधार पे समसूत्री विभाजन होता है। हमारे शरीर के गठन में अलग अलग समूह की कोशिकाओं का अलग अलग दर से समसूत्री विभाजन होता आया है। जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या, ये एक मनुष्य के मादा के गर्भाशय में बच्चे के शरीर के गठन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। मतलब ये किसी मादा के शरीर में शुरू से लेकर जब निषेचन हो गया और जब एक नया युग्मक बन गया उससे लेकर पूरे बच्चे बनने का प्रोसेस है। ये पहला जब है, ये अंडा जब निषेचित हो गया उसके बाद इसमें केंद्रक में विभाजन हुआ। फिर केंद्रक पहले दिन की 2 कोशिकाएं बनी, फिर दूसरे दिन 4 कोशिकाएं बनी, अब तीसरे दिन और 8 बढ़ती गई, फिर और बड़ा होता गया। कोशिका जो है वो उसका आकार उतना ही रहा, पर अंदर जो है वो केंद्रक और छोटी छोटी कोशिकाएं और विभाजित होती गई। अब 5वें दिन में अंदर से देखने पर में ये कोशिकाएं कुछ इस तरह दिखी। अब 6वें दिन गर्भाशय की दीवार से चिपक कर अब ये कोशिका अपना जड़ डालने लगी। मतलब अब वो खुद से डिवाइड होना शुरू हुए थे। अब उनको डिवीज़न के लिए संसाधन की ज़रूरत हुई, तो वो क्या हुए, वो गर्भाशय से जुड़ गए। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये मादा का गर्भाशय है, तो ये कोशिकाएं अपने डिवीज़न के संसाधन की प्राप्ति के लिए वो उसमें गर्भाशय की दीवार से जुड़ गई। अब 12वें दिन ये गर्भाशय की दीवार से जुड़ लेने के बाद सारा संसाधन अपने डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी संसाधन वो गर्भाशय की दीवार से लेने लगी। तो 20वें दिन में जो कोशिका आई उनमें बदलाव हुआ। अब 20वें दिन के बाद ये कोशिका 22वें दिन थोड़ी और बढ़ी। 24वें दिन इनकी कोशिका का आकार 3 मिलीमीटर हुआ और धीरे धीरे गर्भाशय का जो अस्तर है वो काफ़ी मोटा हो गया और जो भ्रूण है वो गर्भाशय से चिपककर अपनी जड़ें जमा चुका था। तो अस्तर में पाए जाने वाली जो रक्तवाहिनियाँ हैं भ्रूण को खून पहुंचाने लगी और खून से ही भ्रूण को वो सारे संसाधन, वो सारे पोषण मिल गए जिससे वे बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे एक पूर्ण बच्चे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब वो 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 12 हफ्ते और 8 हफ्ते में, ये 2 हफ्ते, ये 4 हफ्ते, ये 6 हफ्ते, ये 12 हफ्ते और ये 18 हफ्ते में धीरे धीरे गर्भाशय की दीवार से खून से पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करते करते वह भ्रूण जल्द ही बच्चा बन गया। तो जितने भी चित्र मैंने आपको दिखाए उसमें भ्रूण से बच्चे बनने की जो प्रक्रिया हुई उसमें आप देख सकते हैं कि 5वें दिन तक कोशिकाओं के समूह और पहले दिन की कोशिका के व्यास में कोई अंतर नहीं आया। जैसे ही वो कोशिकाएं गर्भाशय से जुड़ी उनमें अंतर दिखाई देना शुरू हो गया और उन समूह की कोशिकाओं की बाह्य परत से बने मार्ग आवल से माँ के शरीर में संबंध स्थापित हो जाता है और अंदर की कोशिकाओं से बच्चे का पूरा शरीर बनता है। अब आवल के ज़रिए ही बच्चे तक भोजन, पानी और गैसें सभी माँ के से बच्चे तक पहुँचती हैं। तो सवाल ये है कि गर्भ में पल रहे बच्चे में इन कार्यों से संबंधित अंगों का विकास क्या बाद में शुरू होता होगा? नहीं, वो धीरे धीरे वो डेवलप करते जाते हैं। बच्चे का जो शरीर है वो माँ के गर्भाशय में ही बनना शुरू होता है। पहले वो सेल डिवीज़न हो के कोशिकाएं बननी शुरू होती हैं, फिर 3 हफ्तों के बाद या 3 महीनों के बाद उसमें जीवन आना शुरू हो जाता है। अब 5वें दिन के बाद कोशिकाओं के आकार में अंतर आने लगा तो एक क्षेत्र की कोशिकाएं अलग अलग क्षेत्र तक भी पहुंचती हैं। इससे शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है और जैविक क्रियाएं शुरू होती हैं। 6वें हफ्ते तक बच्चों में नर और मादा
के रूप में अंतर कर पाना संभव नहीं होता, क्योंकि वो 7वें हफ्ते से उनका जननांग बनना शुरू होता है। तो जब क्वेश्चन ये भी है कि गर्भाशय में जो तरल पदार्थ होता है जिसमें बच्चा तैरता रहता है, तो क्या वो भी सांस रोक के रखता है? तो मैं आपको ये बता दूं कि जब बच्चा होता है तो उसमें फेफड़ा जो होता है उनका वो काम नहीं करता, यानी बच्चे के रक्त का ऑक्सीजन माँ के रक्त से आता है। बच्चा जो होता है वो लगभग 9 महीने तक बच्चा का जो फेफड़े होते हैं वो काम नहीं करते। वो ऑक्सीजन कैसे लेता है? माँ से जो वो प्लेसेंटा जुड़ा है, आंवल जो माँ से जुड़ा हुआ होता है, वो रक्त के द्वारा ही उसे वहीं से ऑक्सीजन मिलता है। माँ का रक्त आंवल से होकर बच्चे के परिसंचरण तंत्र से गुजरता है, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है उसके हाथ, पैर और आंतरिक अंग और मस्तिष्क भी विकसित होते जाते हैं। अब 4-5 हफ्ते के बच्चे में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, आँख और हृदय बनने लगता है और धड़कता हुआ हृदय भी दिखाई देता है। तो ये सब देखने के लिए हम सोनोग्राफी की जा सकती है, जिसमें हम खुद भी देख सकते हैं कि बच्चे का हाथ, पैर और मस्तिष्क और हृदय भी वो सोनोग्राफी में दिखाई दिया जाता है। सोनोग्राफी में गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में सब कुछ दिखाया जाता है। तो ऐसे में हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे शरीर की ज़्यादातर कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, और संतति कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा जनन कोशिका जितनी भी होती है। जैसे कि संतति में 42 गुणसूत्र है, तो संतति कोशिका में भी 42 गुणसूत्र आते हैं। वैसे ही अलग अलग क्षेत्र की कोशिका का अलग अलग दर से बढ़ना और संगठित होना भी संभव है। इसी सवाल को लेकर वैज्ञानिक के मन में यही सवाल थे, और वो इसी के बारे में आनुवांशिक अध्ययन और उनके कार्य के बारे में पढ़ रहे थे। उन्होंने ये पाया कि किसी निश्चित समय में कोशिकीय समूह में ऑक्सीजन पदार्थ का एक हिस्सा क्रियाशील रहता है, तो किसी और समूह में अन्य समय पर। मतलब समय समय पर जो कोशिकाओं में विभाजन होता है वो बच्चे के बनने वाले अंगों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोशिका का विभाजन हो ही रहा है, नहीं। जब उनके हाथ बनने शुरू होते हैं तो वो कोशिका हाथों के लिए विभाजित होती है, पैर बनना होता है तो पैर के लिए, और शरीर में जितने ऑर्गन्स होते हैं वो बनने के लिए वो अलग अलग समय पर अलग अलग विभाजन होता रहता है। इस वजह से बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए 9 महीने का समय लेता है। आज हमने पुष्प के जनन और मादा अंग के बारे में पढ़ा, हमारे बॉडी में पाए जाने वाले कोशिका विभाजन और उसके वृद्धि परिवर्धन, और प्रेगनेंसी में बच्चे कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन और युग्मकों का निर्माण, जो सेल डिवीज़न होता है। अभी अलैंगिक प्रजनन पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन और उनका युग्मकों का निर्माण। थैंक यू।